30 जुलाई 2010 चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में एक बस स्टॉप के टीन सेट के नीचे एक लड़की खड़ी है। पानी गिर रहा है, उसकी स्कूटी सामने है। वो शायद इंतजार कर रही है कि पानी बंद हो और मैं अपने घर जा सकूं। लेकिन इतने में उस लड़की के सिर पे पत्थर से कोई वार करता है और पत्थर का वार इतना तेज रहता है कि लड़की वहीं पे ढेर हो जाती है। अब जिस आदमी ने उसको मारा था वो उसको उठाता है, स्कूटी को वहीं छोड़ता है। वहीं से थोड़ा दूर जंगल जैसी झाड़ी रहती है, वहां पर लड़की को लेके चले जाता है। अंदर उसको ले जाने के बाद एक एक करके उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ बिल्कुल पूरे शरीर में उसको नोचता है, दांत से चापता है, सारी घिनौनी हरकत करता है और शारीरिक संबंध बनाता है। मतलब वो उस लड़की के साथ सब कुछ करता है, हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। शाम 8 साढ़े 8 का ये सीन था। इसकी हैवानियत करते करते ये 10 बजा देता है। 10 बजे उस लड़की का फोन बजता है और ये फोन को बेशरम की जैसे उठाता है, कान में टिकाता है। जब वो कान पे टिकाता है तो सामने से इस लड़की का पापा कॉल में बोलते हैं कि बेटा कहाँ पे हैं आप, अभी तक घर नहीं आए हूँ, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, बहुत देर से परेशान हो गए हम सब लोग, कहाँ पे हो आप। और फिर ये अपनी हंसी वाली आवाज में कहता है कि सेक्टर 38 के बस स्टॉप पे आपकी स्कूटी खड़ी है, आके ले जा लो। वहां से उसके पापा हेलो हेलो कौन कौन चिल्लाते रहते हैं और ये फोन काटता है और वहां से भाग जाता है। इसके पापा पुलिस को लेके वहां पे उस स्पॉट पे पहुंचते हैं जहाँ पे सेक्टर 38 बस स्टॉप पे उस लड़की की स्कूटी थी। इधर उधर देखते हैं, ढूंढते हैं और जैसे ही थोड़ा सा जंगल में जब ढूंढते जाते हैं तो उनको उसकी बेटी डली वहां पे दिख जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। तुरंत उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं क्योंकि पूरे शरीर से खून के बहने के निशान थे। बिल्कुल मरी हुई हालत टाइप की वो लड़की दिख रही थी, कुछ बोल रही थी ना बता रही थी। उसको लेके पीजीआई हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहां पे डॉक्टर उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ये केस आजू बाजू जब इलाकों में पता चलता है तो लोग बहुत सहम जाते हैं कि ये क्या हो गया करके। पुलिस जांच पे जुटती है लेकिन उनको कोई भी प्रकार का ऐसा एविडेंस देखने को नहीं मिलता। पीएम रिपोर्ट में भी सब कुछ क्लियर था, जैसा कि बॉडी को देख के समझ में आ रहा था कि इसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए गए हैं और फिर इसका गला घोट के इसको मारा गया। पूरे शरीर में नाखूने के दांतों के निशाने। कुछ टाइम तक ये केस चलता है लेकिन एविडेंस की कमी, गवाहों की कमी की वजह से ये केस वहीं पे खत्म हो जाता है। अब 12 साल के बाद एक डेट ऐसी आती है 11 जनवरी 2022। मनदीप कौर अपने पति के साथ शाम 8 बजे मार्केट पे थे, कुछ सामान खरीद रहे थे। सामान खरीदते टाइम इनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। इसके बाद मनदीप कौर के हस्बैंड बोलते हैं तुम यहीं रहो, मैं अभी लेके आता हूँ पैसे। ये अपनी बाइक उठाते हैं। 10-15 मिनट में जब लौट के आके देखते हैं तो वहां पे दुकानदार बोलता है कि भाभी जी तो चले गई। तो ये सोचते हैं कि हो सकता है गुस्सा हो गई होगी, रूठ गई होगी और ऑटो पकड़ के घर चले गई होगी। लेकिन वो घर पे नहीं मिलती। वो फोन लगाता, फोन नहीं लगता, आजू बाजू परेशान होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन 12 जनवरी दूसरे दिन मालवा थाना क्षेत्र में वैसी जंगल जैसे एरिया से मनदीप कौर की लाश मिलती है। जब वो लाश मिलती है पुलिस फोन लगाती है क्योंकि गुमशुदा की रिपोर्ट मनदीप कौर के हस्बैंड ने पहले से ही दर्ज कर दी थी। ये आते हैं, पहचानते हैं कि हाँ मेरी वाइफ है करके, रोने लगते हैं। अब जब सीएफएसएल की जो डॉक्टर की टीम रहती है फॉरेंसिक, जब इसकी बॉडी का एनालिसिस करते हैं, केस स्टडी करते हैं, तो उन्हें एक सेम पैटर्न समझ में आता है कि ये ऐसा केस लग रहा है जैसा हमने पहले कभी सॉल्व कर चुका है। तो फिर से वो अपने माइंड पे ध्यान देते हैं, अपने डेटाबेस को चेक करते हैं और समझ में आता है कि आज से 12 साल पहले 2010 में भी सेम एक लड़की के साथ भी सेम ऐसा ही केस हुआ था जिसपे नाखूनों के निशान, शरीर पे काटने के निशान, मर्डर एंड रेप का केस था। डीएनए सैंपल को फिर से क्रॉस चेक किया जाता और सिमिलर कातिल वही मिलता है जो पहले 12 साल पहले था और इस लड़की के साथ भी सेम वही कंडीशन थी। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अब पुलिस यहाँ पे ठान लेती कि अब हमें क्रिमिनल को डेफिनेटली पकड़ना है एनी हाउ। अब उस टाइम क्या होता है, आज से 12 साल पहले जब नेहा के साथ जो केस हुआ था तो उस पे पुलिस ने टॉप लिस्टेड जो उनके चोर डकैत थे एरिया के, सबकी लिस्ट बनाई थी और 500 से ज्यादा लोगों का ब्लड सैंपल डीएनए कलेक्ट किया था। लेकिन निराशा हाथ लगी थी, कोई मिला नहीं था। तो पुलिस इस बार क्या करती है कि वो 500 लोगों को छोड़ के, क्योंकि 12 साल में पता नहीं कितने लोग उनमें से शहर छोड़ के चले गए या मर गए,
तो और उनको पैटर्न समझ में आता है कि उस टाइम के जो छोटे मोटे जो चोर चक्के थे ये उनका काम नहीं था, बहुत बड़े डॉन हाई प्रोफेशनल लेवल थे, उनका भी काम नहीं था। तो इस बार ये क्या करते हैं, रेहड़ी वाले, ठेला वाले, ऑटो वाले, जो नए लड़के रहते हैं उन सब का कलेक्ट करते हैं डीएनए। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डॉक्टर का भेष बनाते हैं, साथ में डॉक्टर रखते हैं और घर घर जाके हम कैंप लगा रहे हैं करके, सर्वे कर रहे हैं करके एक सैंपल ले लेते हैं। तो वहीं पर सेक्टर 38 झुग्गी नंबर 16 में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर एक घर रहता है, छोटा सा घर रहता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है और उसका बेटा वॉशरूम में रहता है, तो काफ़ी लेट आता है और वो सैंपल देने से साफ सुथरे शब्दों में मना कर देता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे कैंपों में फलाना ठिकाना। लेकिन अगर डॉक्टर होते तो चले जाते, वो तो थे प्रोफेशनल पुलिस, तो ले दे के उसका बात में फंसा के उसका सैंपल ले ही लेते हैं। और फाइनली यहाँ पर भी 300-500 लोगों का सैंपल लिया जाता, जो कि काफ़ी टाइम लग जाता। काफ़ी टाइम के बाद जब रिपोर्ट आती है तो बड़ा ही हैरानी के साथ रहते हैं कि ये जो 16 नंबर की झुग्गी का जो लड़का था ये उसी के साथ सैंपल मैच करते हैं। साथ में नेहा के केस में भी और मनदीप कौर के केस में भी, दोनों केस में सेम सैंपल थे और सेम ये मोनू नाम का व्यक्ति था, मोनू कुमार। और 12 साल पहले मोनू ले दे के सिर्फ 20 साल का था, इसलिए पुलिस का उसके ऊपर शक नहीं गया था। और मोनू का घर क्राइम स्पॉट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था। 500-600 मीटर की दूरी में उसकी झुग्गी थी। पुलिस ने इतना ध्यान नहीं दिया कि एक छोटा सा तो लड़का, 20 साल का लड़का क्या ही करेगा। तो 20 साल की उम्र में इसने नेहा एतवाल का रेप एंड मर्डर किया। इसके बाद अभी इसने मनदीप कौर के साथ किया। जब पुलिस इसे कस्टडी पे लेती है, जब इसके घर आती है इसको पकड़ने, तो ये अपनी माँ को बोलता है कि माँ एक रोटी बना दो, मैं रोटी खा लूँ, पता नहीं अब रोटी मिले या ना मिले। मतलब इसको पक्का था कि अब मैं तो फंस चुका हूँ। पुलिस इसको पकड़ती है, जब रिमांड पे रखती है, पूछताछ करती है, तो एक इंटरेस्टिंग बात और समझ में आती है कि ये जब 18 साल की उम्र में था तो ये हिमाचल प्रदेश में भी एक मर्डर इस तरीके से सेम कर चुका था, लेकिन वहाँ भी एविडेंस के कमी के कारण उसको छोड़ दिया गया था। और एक केस और, तो मतलब कुल मिला के इसने अपनी लाइफ पे 4 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनको मार डाला और इतना घिनौना काम किया। आखिरकार ये पकड़ाया गया। ऐसी स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद यही रहता है कि क्राइम कितना भी सादे तरीके से करो, पकड़ाया जरूर जाएगा। और ऐसी क्राइम की थ्रिलिंग सस्पेंस स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी दूसरी वीडियो पे।